गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आप परीक्षा के लिए तैयार होंगी। और आज मैं आपको मॉडल पेपर के कुछ अंश बता चुकी हूँ। कुछ शेष अंश जो बचे हुए हैं उसको मैं आगे बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले फिर से एक बार बता देती हूँ, गद्य साहित्य व पद्य साहित्य के इतिहास से प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे, जिसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे। उसमें से एक कथन कोई सही है, उस पर निशान आपको लगाना होगा, सही करना होगा। जैसा 4 विकल्प में आपको 4 कथन होंगे, जैसे उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, ये गलत है। दूसरा है जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध आलोचक हैं, ये भी गलत है क्योंकि वो नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार हैं, ये भी गलत है क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक श्रेष्ठ आलोचक और निबंधकार माने जाते हैं। चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार और आलोचक माने जाते हैं, ये कथन आपका सही है। इस तरह के प्रश्न होंगे। फिर आपको कुछ रचनाएं दी जाएंगी, जिसके रचनाकारों के नाम लिखने होंगे। जैसे कुटज के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। पुरस्कार, ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न आपका पहले में ही गद्य साहित्य से ही ग होगा। जैसे कोई भी एक रचना दे सकता है, जैसे चिंतामणि के लेखक कौन है? तो चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कोई एक एकांकी दे देगा कि इसके रचनाकार कौन है, जैसे राम कुमार वर्मा की एकांकी आप 9th में पढ़ी भी होंगी, दीपदान एकांकी, नए मेहमान। इस तरह से उन एकांकी के नामों को देख लीजिएगा, उसके रचनाकार कौन है। तो दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा, नया मेहमान उदय शंकर भट्ट। और गद्य की विधा से ही है, जैसे कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? ये अमृत राय की जीवनी है, जिसमें प्रेमचंद्र की लिखी गई जीवनी है। अब आपको काव्य साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें रीतिकाल से लेकर के प्रयोगवाद तक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे रीतिकाल की विशेषता, 2 विशेषता याद करिएगा। रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कवियों का नाम याद करिएगा। जैसे रीतिकाल की 2 मुख्य विशेषता क्या थी? रीति ग्रंथों का निर्माण, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, श्रृंगार रस की प्रमुखता, ब्रजभाषा की प्रमुखता, ये आपके रीतिकाल की मुख्य विशेषता के अंतर्गत आता है। और इसके बाद रीतिकाल से ही संबंधित देखिए, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाले कवि कौन थे? तो भूषण थे, क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार परक रचनाएं ही होती थी, लेकिन भूषण एक ऐसे कवि थे जिन्होंने वीर रस में कविता लिखी, जिनकी रचना है शिवराज भूषण, छत्रसाल प्रशस्ति। ये उनकी मुख्य रचनाएं हैं जो वीर रस में लिखी गई हैं। इसके बाद रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। तो रीति सिद्ध कवियों में आपके बिहारी का नाम आता है, और रीति मुक्त कवि में आपके आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद, ये आपके रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। तो रीति मुक्त कवि कौन है? रीति सिद्ध कवि कौन है? रीतिकाल की विशेषता क्या है? कुछ रचनाएं आप जरूर पढ़ लेंगे। फिर रीतिकाल के बाद आपका आता है आधुनिक युग। आधुनिक युग में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी के ही भाग प्रगतिवादी और प्रयोगवाद है। ठीक है, तो छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं, क्योंकि प्रवृत्ति को ही विशेषता कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रवृत्ति को ही विशेषता कहते हैं। तो छायावादी युग की 2 मुख्य विशेषता क्या थी? प्रकृति का मानवीकरण, विरह एवं वेदना से परिपूर्ण काव्य की रचना। ये मुख्य 2 विशेषताओं के अंतर्गत याद कर लेंगे आप। और इसके अलावा कुछ आपको याद हो तो कुछ भी याद कर सकती हैं, क्योंकि विशेषताएं तो बहुत सारी हैं। अब छायावाद के चतुष्टय कवि कौन थे? प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। ये प्रसाद कौन है? जयशंकर प्रसाद। निराला कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। पंत कौन है? सुमित्रानंदन पंत। वर्मा कौन है? महादेवी वर्मा। तो ये आपके चतुष्टय कवि हैं छायावाद के, जिन्होंने छायावादी युग की रचनाएं की। अब इन कवियों के एक एक रचना को कम से कम आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद प्रगतिवादी युग आता है कि प्रगतिवादी युग की 2 मुख्य विशेषता क्या थी? तो प्रगतिवादी युग की मुख्य विशेषता क्या थी?
मार्क्सवादी विचारधारा, पूंजीपतियों का विरोध, क्रांति एवं विद्रोह का स्वर, श्रमिकों के प्रति सहानुभूति, ये आपकी प्रगतिवादी युग की मुख्य विशेषता थी। और प्रगतिवाद के मुख्य कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम आता है। आप कहेंगे ये चतुष्टय कवि भी हैं छायावाद के और प्रगतिवाद के भी हैं, ये कैसे हो सकता है? ऐसे इसलिए है क्योंकि इनकी कविताओं में छायावादी युग की भी विशेषता पाई जाती है और छायावाद का ही भाग है प्रगतिवाद, जिसमें प्रगतिवादी युग की जो विशेषता है वो इनकी कविताओं में मिलता है। जैसे इनकी कविता एक है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो इनकी मुख्य रचना है, जो व्यंग पूंजीपतियों के प्रति उसमें व्यंग का भाव दिखाया है और श्रमिकों के प्रति सहानुभूति दिखाया गया है। तो कुकुरमुत्ता इनकी व्यंग प्रधान रचना है जो प्रगतिवादी युग का श्रेष्ठ रचना के अंतर्गत माना जाता है। तो इस तरह से आप प्रगतिवाद के मुख्य कवि और उनकी रचनाओं को देख लेंगी। प्रगतिवाद के बाद आपका आता है प्रयोगवाद, जिसको नई कविता के नाम से भी जानते हैं। तो प्रयोगवाद जिसकी शुरुआत 1943 में अज्ञे ने की थी। किसने की थी? प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञे ने किया था, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। अब प्रयोगवाद की भी कुछ मुख्य विशेषताएं थी, जैसे भदेश का चित्रण, व्यक्तित्ववाद, और इसमें भी क्रांति और विद्रोह के स्वर थे। तो इस तरह से आप प्रयोगवाद की मुख्य विशेषताओं को ध्यान में रखिएगा। अब ये प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 में अज्ञे ने कैसे किया? तो इन्होंने सन 1943 में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किया। उस प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तो इस तरह से बच्चों आप गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास से प्रश्नोत्तर तैयार करिएगा। इसके बाद गद्यांश और पद्यांश से प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे, जो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे मित्रता पाठ है, ममता है, इस पाठ से तैयार कर लीजिएगा। और इसी तरह से काव्य में भी आपको सूरदास, रसखान, जिसमें सूरदास का मैं रिवीजन भी कराई थी। जो सूरदास का पाठ है आप में, वो पूरा मैं रिवीजन करा चुकी हूँ, उसको आप ध्यान से देख लेंगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में आपका आएगा जीवनी। जीवनी में आप शुरू के जयशंकर प्रसाद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, जो शुरू की महत्वपूर्ण जीवनियाँ हैं, ये लोग इनको तैयार कर लेंगी। ऐसे ही काव्य से भी आप सूर, तुलसी, रसखान, जो भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि के अंतर्गत आते हैं, इनमें से आप तैयार कर लेंगी, क्योंकि निश्चित रूप से भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल से एक आता है। तो आप भक्ति काल में आपके केवल सूर, तुलसी, रसखान है, तो आप भक्ति काल से तैयार कर लीजिएगा, जरूर आपको मिल जाएगा। अब आपको आता है संस्कृत खंड से हिंदी अनुवाद। इसके बाद तो संस्कृत खंड से हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आएगा बच्चों। उसमें 4-5 पाठ ही है, जिसमें भारतीय संस्कृति महत्वपूर्ण पाठ है, और शुरू के जो पाठ हैं उसको आप पढ़ लेंगी। भारतीय संस्कृति, अगर समय मिला तो मैं कल इसका एक वीडियो आपको भेज दूंगी, पूरा पाठ पढ़ा के। भारतीय संस्कृति पाठ भी जरूर तैयार कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण पाठ है। और इसके बाद अंतिम पाठ आपका है जो श्लोक वाला, उसको भी आप देख लीजिएगा, जिसमें अंतिम पाठ आपका है श्लोक का, उसको भी देख लीजिएगा। उसमें महत्वपूर्ण श्लोक सब दिए गए, उसका हिंदी अनुवाद आप देख लेंगी। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत अपने पाठ्य पुस्तक से कविता लिखने को आएगा, लेकिन 2 कविता याद, कविता नहीं बेटा, श्लोक लिखने को आएगा। ध्यान दीजिए, कविता आप नहीं लिखेंगी, कविता लिखेंगी तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। संस्कृत खंड से याद किया हुआ श्लोक आपको लिखना है, और वही श्लोक लिखेंगे जो प्रश्न पत्र में पूछा न गया हो। इसलिए 2 श्लोक याद करिएगा, क्योंकि एक तो जरूर आपको प्रश्न पत्र में देगा हिंदी अनुवाद के लिए, इसलिए 2 याद रखेंगी तो एक न एक आपको मिल जाएगा। अब श्लोक के बाद बेटा आपको पाठ से ही प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे, जो जैसे भारतीय संस्कृति है, वाराणसी पाठ है, इससे आप प्रश्नोत्तर तैयार कर लीजिएगा, जो एक एक शब्द के ही प्रश्नोत्तर होंगे। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 8 में आएगा रस, अलंकार और छंद। रस बच्चों आप लोग पढ़ चुकी हैं, 2 ही रस है, एक हास्य रस, दूसरा करुण रस। तो कभी भी रस लिखते समय आपको उसकी परिभाषा लिखनी होती है। इसके बाद परिभाषा के बाद आपको लिखना होगा उसका उदाहरण। तो जैसे हास्य रस है तो हास्य रस लिखेंगे और इसकी परिभाषा में क्या होगा?
सबसे पहले देखिए हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास। परिभाषा सबकी एक ही जैसी होती है, बदलता से स्थायी भाव है। तो हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब इसमें उदाहरण, आपको परिभाषा के बाद उदाहरण देना होगा। उदाहरण में कई उदाहरण आपको लिखवाया गया जो आपको आसान लगे, याद कर लीजिएगा। हंसी हंसी भाज देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जो आवर हिमाचल के उछाह में। या वह है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, गौतम तीर्थ तुलसी कथा सो वृंद सुखारे। तो जो आपको आसान लगे आप याद कर लीजिएगा। वैसे ही करुण रस का स्थायी भाव क्या है, यहाँ क्या लिख देंगे, शोक। करुण का स्थायी भाव शोक। तो शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब इसका उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जन्नी, मनसा पटक रही थी से, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये बेटा देखिए उदाहरण मैं तो एक आपको बताई हूँ, लिखवाने को मैं 2-3 लिखवाई हूँ। जो आपको आसान लगे वो आप याद करिएगा। इसके बाद आपका आता है अलंकार। ये हो गया आपका छंद रस। रस के बाद आपको ये निश्चित रूप से परीक्षा में आएगा। 2 ही आपके पाठ्यक्रम में है, 2 में से 1 आएगा, इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट है बेटा आप तैयार कर लीजिएगा। एक परिभाषा, एक उदाहरण जरूर आपको लिखने को आएगा। अलंकार में जैसे रूपक अलंकार आ गया, बहुत आसान परिभाषा है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है, परिभाषा क्या हो जाएगी, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण कमल बंजाओ हरी लाल। ये आपका उदाहरण है। उदाहरण तो आपको और भी लिखवाया गया बेटा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ये उदाहरण ध्यान दीजिएगा। और भी उदाहरण लिखवाए हैं, जो आपको आसान लगे उसको याद कर लीजिएगा। इसी तरह से आपका उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। उत्प्रेक्षा में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, और इसके वाचक शब्द क्या होते हैं, मनहु मानव, जनहु जानव, मनहु जनहु। अब जैसे उदाहरण के रूप में मानो, तरु, भी, झूम रहे हैं, मंद पवन के झोंकों से। ये आपका उत्प्रेक्षा का उदाहरण हो गया। ये किसका उदाहरण है, उत्प्रेक्षा का। परिभाषा आपको पता ही है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, और इसके वाचक शब्द मानव, मनहु, जानव, जनहु, चलो, मनो ये होता है। यहाँ देखिए मानव शब्द आ गया, इससे स्पष्ट होता है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अलावा और भी उदाहरण लिखवाया मैंने, जो आपको याद है, जैसे सोहत ओढ़े गीत पढ़ो श्याम सलोनी गार, मनो नील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। बच्चों ये आपके लिए उदाहरण है। इसके बाद आपका आता है छंद। छंद में आपको सोरठा और रोला 2 छंद पढ़ना है। उसमें भी ऐसे ही परिभाषा और उदाहरण आपको लिखना है। जैसे रोला या पहले सोरठा। सोरठा छंद की परिभाषा, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम व तृतीय में 11-11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये हो गई परिभाषा। ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो इसका उदाहरण बेटा, जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्ध राशि सु गुण सदन। और भी उदाहरण लिखवाएं जो आपको आसान लगे, याद करेंगे।
ऐसे ही है आपका रोला। रोला में भी 4 चरण होते हैं। ये सम्मात्रिक छंद है। चारों चरण में मात्राओं की संख्या 24 होती है। अब इसका उदाहरण, हो पापई पंचत प्राप्त सुनी जगमन धावर, बनी बनी बावन वीर बढ़त चौ चंद मचावर। तो ये उदाहरण आप याद कर लीजिएगा, 2 में से 1 जरूर आएगा। तो ये निश्चित रूप से आपको परीक्षा में हमेशा आना है, बोर्ड परीक्षा में भी, आप फेयरले में भी, कभी भी बोर्ड परीक्षा में भी आना ही आना है, इसलिए इसको आप तैयार करेंगी। इसके बाद आपको आएगा उपसर्ग बनाने के लिए। देखिए रस अलंकार हो गया। इसके बाद उपसर्ग 3 शब्द 3 नंबर में आएंगे। जैसे उपसर्ग है तो ऐसा शब्द बनाइएगा जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले। जैसे दिया है अनु, उपसर्ग दे दिया अनु, अभी, अधि और स, सु, ये उपसर्ग दिए हैं। 3 उपसर्ग से एक एक शब्द बनाने हैं आपको। एक शब्द 1 नंबर का है, कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि उपसर्ग बनाते समय ऐसे शब्द बनाना है कि उपसर्ग को अलग करते समय भी उसका कुछ शाब्दिक अर्थ निकले। जैसे अनु है तो अनुदान, जैसे क्या हो गया अनुदान, अनुधन दान, अभिशाप, अभिशाप हो गया। अभिमान भी हो सकता है, बहुत कुछ अर्थ हो सकता है। अधिकार, 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 सहयोग, योग माने जोड़ हो जाएगा, अलग कर देंगे तो ये आपका हो गया उपसर्ग। ऐसे ही बेटा प्रत्यय आपको आएगा जो 2 नंबर का होगा। ये 5 शब्द आपके 5 नंबर के हो गए। प्रत्यय देखिए, प्रत्यय जैसे मान लीजिए दे दिया आई, आई है, ये है, ई, ता, आहट। इससे आपको 2 शब्द बनाने हैं। तो ऐसा शब्द बनाना है जिससे मूल शब्द अलग करने पे भी उसका अर्थ निकले। जैसे पढ़ाई, तो इसको अलग करेंगे तो पढ़धन आई, ये हो जाएगा ना। यहाँ से जब इसको अलग करेंगे तो पढ़धन आई, तो ये मूल शब्द और प्रत्यय अलग हो गया। फिर भारतीय, जब इसको अलग करेंगे तो भारत धन की हो जाएगा भारत धन की। ऐसे शब्द आपको बनाने हैं। जैसे स, मा, न, ता, ता अलग करेंगे तो समान हो जाएगा कड़, वा, ह, ट, कड़व धन आहु हो गया। ऐसे आपको प्रत्यय बनाना है। अब इसके आगे आपको प्रत्यय हो गया। फिर समास, समास में केवल एक ही समास आपको पढ़ना है, 2, द्वंद्व और द्विगु। तो द्वंद्व में और शब्द का लोप होगा। जैसे माता पिता, तो माता और पिता द्वंद्व समास हो गया। नवग्रह, जहाँ संख्या का बोध हो वहां द्विगु समास हो गया। तो इस तरह से समास आप देख लेंगे। संधि में एक ही संधि आपको पढ़नी है, वो है यड़ संधि। आगे का बता दूंगी कल बेटा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो नहीं जा पाएगा। थैंक यू।